हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। अभी ठीक से दिन निकल भी नहीं पाया था कि सूरज की गर्मी अपने चरम सीमा पर शुरू हो गई थी। सुबह होते ही सूरज आसमान में ऐसा तमतमाया सा खड़ा था कि जमीन पर पैर रखना भी जैसे आग पर चलने जैसा हो गया था। हवा नहीं थी, बस एक खामोशी थी जो गरीबों के घर में पसीने की बू से भरी हुई थी। गांव के उत्तर छोर पर एक पुरानी झोंपड़ी थी, मट्टी की दीवारें, टूटे छप्पर के नीचे बैठा एक आदमी अपने खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह आदमी था हरिराम, गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती लेकिन सबसे गरीब इंसान। जब हरिराम अपने खेत पर पहुंचा, सूरज बिल्कुल सिर पर पहुंच चुका था। तब हरिराम सोचने लगा, ये सूरज हर रोज जैसे मेरी ईमानदारी को और भून देता है, लेकिन क्या करूं, माँ के संस्कार हैं, जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। अभी हरिराम यही सोच रहा था कि तभी उसकी पत्नी मीना पानी की बोतल लेकर उसके पास आकर कहने लगी, थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है, इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो। खेतों में केदारी तो बो दिया है मीना, अगर पानी नहीं मिला तो वह मुरझा जाएगा। और आसपास की जितनी भी नहरें और कुएं हैं, उन लोगों ने पानी देने को मना कर दिया। समझ नहीं आ रहा खेतों में पानी कहाँ से दूं। मेरी राय है कि हमें भी अपने खेत में एक कुआं खोद लेना चाहिए। अभी तो अप्रैल का महीना ही चल रहा है, मई और जून में तो पानी की और ज्यादा किल्लत हो जाएगी। तब क्या करेंगे? हमें उससे पहले ही कुएं की खुदाई कर लेनी चाहिए। तुम सही कह रही हो मीना, मैं कल से ही कुएं की खुदाई में लग जाता हूँ। इधर हरिराम और मीना खेत में बैठे हुए बात कर रहे थे। उधर हरिराम का छोटा भाई विक्रम, जिसने दूसरों से बेईमानी करके अपना महल जैसा घर खड़ा कर लिया था, वह जितना बेईमान था उतना ही दिल का कठोर भी था। अपने घर में बैठा हुआ झूला झूलते हुए अपने नौकर से कह रहा था, देखा रमेश, गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया है और मैं पाउडर वाले दूध से मिलावट करके ऐसा दूध बनाता हूँ कि कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। पैसे कमाने का असली तरीका यही है कि आप अपने दिमाग का पूरी तरह से इस्तेमाल करो। पर सेठ जी, आप तो इतने बड़े आदमी हो गए हैं, लेकिन आपके बड़े भाई तो आज भी खेतों में खट रहे हैं। क्या आपने कभी उन्हें अपने जैसा बड़ा आदमी बनाने की नहीं सोची? रामू, वह मेरे बड़े भैया हैं, बहुत ही सीधे। वह कहते हैं हराम का पैसा कभी घर में टिकता नहीं। जबकि देख, मैं तो खूब बेईमानी करता हूँ, फिर भी मेरा घर तो महल जैसा बनकर खड़ा है। जब शाम को हरिराम घर आया तो उसकी पत्नी मीना उससे कहने लगी, सुनिए, आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? कितना पैसा है उनके पास? मीना, उसके पास जो पैसा है वह झूठ और बेईमानी का है। ऐसे पैसे की मदद लेना समझो अपने रिश्तों की लाज उतार देना है। और वैसे भी मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहता हूँ कि पसीने की कमाई में जो मिठास है वह झूठ के पैसों में नहीं है। अगले दिन सुबह का तापमान फिर पहले की तरह ही गर्म था और हरिराम के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गहना बन चुका था। वह अपने खेतों की तरफ अपनी फसल को देखने जा रहा था कि तभी उसका छोटा भाई विक्रम उसे रास्ते में मिल गया। भैया, अब तो मान जाओ, ये जमाना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसों की बारिश है, और तू फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहरी। मैं मानता हूँ तेरे पास सब कुछ है विक्रम, बस एक चीज नहीं है और वो है चैन। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो? देख लेना, पैसा मट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सिर ऊंचा, और जब गिरा तो कीचड़ में मिला देता है। इसके बाद हरिराम अकेला खेतों के बीच एक फावड़ा लेकर कुएं की खुदाई में जुट जाता है। उसके फावड़े की हर चोट के साथ मिट्टी उड़ती है और उसके माथे पर पसीने की धार तेज होती जाती है। कुएं की खुदाई करते करते वह सोच रहा था, अभी से गर्मी का ये हाल है तो आगे जाकर क्या होगा, और यदि समय पर बारिश नहीं हुई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी कुआं खोदना ही होगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मेरे बच्चे भूखे नहीं सोने चाहिए। हरिराम को कुआं खोदते खोदते सुबह से दोपहर हो चुकी थी। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने हरिराम की हालत को देखा तो कहने लगा, हरिराम भैया, ये क्या कर रहे हो? सूरज सिर पे है और आप अकेले खुदाई कर रहे हो। कम से कम कुछ पानी वगैरह तो पी लो, कुछ खा लो और बीच बीच में थोड़ी देर आराम भी कर लो। कहीं ऐसा न हो आपकी तबीयत खराब हो जाए। अरे समय नहीं है हीरा भाई, हर मिनट कीमती है। अगर ये कुआं अगले महीने तक ना बना तो मेरा खेत मर जाएगा और साथ साथ हम लोग भी।
हरिराम की बात सुनकर वह व्यक्ति सिर हिलाकर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद हरिराम की चाल लड़खड़ाने लगी। कुछ देर बाद हरिराम धूप में बेहोश हो गया। उसका शरीर तप रहा था, होठ सूख गई थी, फावड़ा पास पड़ा हुआ था। तभी मीना हरिराम के लिए हाथ में पानी की बोतल लेकर आई। जब उसने हरिराम को खेत में जमीन पर पड़े हुए देखा तो वह घबरा गई। अरे अरे, ये आपको क्या हो गया? सुनिए सुनिए, आंखें खोलिए, देखिए मैं आई हूँ। चलिए घर चलिए, गर्मी बहुत है, जल्दी चलिए, आंखें खोलिए। देखिए आपने वायदा किया था सोनू को पड़ा है ना है। उठिए ना, उठिए, जल्दी उठिए। हरिराम जी, ओ हरिराम जी, जल्दी आंखें खोलिए। हरिराम की सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। उसने एक बार धीरे से आंख खोलकर लड़खड़ाती हुई आवाज में मीना से कहा कि मैं ज्यादा कुआं नहीं पाया हूँ, अभी काम काफी बाकी है और देखना सोनू भूखा ना रहे। ये कहते हुए हरिराम की आंखें बंद हो गईं। देखिए आप आंखें खोलिए, कुएं की खुदाई तो होती रहेगी, इस समय आप घर चलिए, मैं सब संभाल लूंगी। मीना कहती रह गई, लेकिन हरिराम की आंखें बंद हो चुकी थीं। उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। मीना की चीख आसमान में गूंज रही थी। बड़े भारी मन से मीना ने अपने पति की चिता को आग लगाई। अब हरिराम की मौत को 2 दिन हो चुके थे। उसके चिता की आग ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मीना की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह एक कोने में गुमसुम बैठी हुई थी। इस समय हरिराम के घर में सन्नाटा छाया हुआ था। अब उस घर में वह आवाज नहीं गूंजती थी जो हरिराम के होने का एहसास कराती। उसके बेटे की छोटी छोटी बातें मीना के दिल को छलनी कर देती थी। बहुत ही जल्दी मीना ने अपने आप को संभाला और फैसला लेते हुए कहा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मेरे पति की मौत कुएं की खुदाई करने की वजह से हुई, तो अब मैं उनका अधूरा कार्य पूरा करूंगी। यह सोचने के बाद अगली सुबह मीना ने फावड़ा उठाया और खेत की तरफ चल दी और वहां पहुंचकर उसने कुएं को खोदना शुरू कर दिया। थोड़े दिन की खुदाई के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उस कुएं से पानी निकलना शुरू हो गया। जैसे ही गांव वालों को पता चला तो वह मीना की मेहनत देखकर दंग रह गए और जैसे ही हरिराम के छोटे भाई विक्रम को पानी निकलने की बात पता चली तो उसके मन में लालच घूमने लगा और वह अपनी पत्नी से कहने लगा, गीता, अब गांव में पानी की समस्या भयंकर होती जा रही है। जिन लोगों के पास कुएं या तालाब हैं, वह लोग पानी नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब गांव के लोग पानी के लिए तरसने लगे हैं। अगर मैं पानी का व्यापार करूं तो हमें बहुत अच्छी कमाई होगी। लेकिन आप पानी का व्यापार कैसे कर पाएंगे? यहाँ आसपास में जितने भी लोगों के कुएं या तालाब हैं, वह लोग तो पानी दे नहीं रहे। अरे गीता, तुम्हें शायद पता नहीं, मीना भाभी ने कुएं की खुदाई की है और उनके कुएं में से पानी भी निकल आया। अब देखो मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। लेकिन पानी तो मीना भाभी के खेत में निकला है ना, तो भला पानी का व्यापार आप कैसे कर पाएंगे? अरे गीता, तुम मेरे दिमाग को नहीं जानती हो। अब तुम देखो मेरे दिमाग का चमत्कार। इसके बाद विक्रम मीना के घर पहुंच गया और वहां जाकर उससे कहने लगा, भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे ये बात करते हुए बहुत खराब लग रहा है और बहुत ही मजबूरी में मैं आपके पास आया हूँ। दरअसल वह खेत जिसमें आपने कुआं खोदा है, वह खेत अब से 2 साल पहले भैया ने मुझे बेच दिया था और मुझे लगता है शायद भैया ने भी आपको कभी बताया नहीं होगा। विक्रम भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये खेत आपको कब बेच दिया? मुझे तो उन्होंने कभी इसके बारे में बताया नहीं। और एक बात बताइए, भला जिस जमीन से हमारा घर चलता है, वह जमीन हम क्यों बेचेंगे? और जब इन्होंने आपको खेत बेच दिया था, तब ये खेत उनके कब्जे में क्यों था? वह इस पर मेहनत क्यों करते थे? देखिए भाभी, भैया ने अपनी परेशानी के समय में खेत बेचा था, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया था। इसलिए मैंने भी कभी किसी से ये बात नहीं कही। और रही बात भैया के कब्जे की, तो मैंने आप लोगों की गरीबी को देखते हुए उनसे कहा था कि जब तक मुझे जमीन की आवश्यकता नहीं है, वह उस जमीन पर खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और आज मुझे जमीन की आवश्यकता है, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। मुझे पता था आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, इसलिए मैं अपने साथ कागज लेकर आया हूँ, देख लीजिए। विक्रम भाई, आपको पता है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं आज आपका ये कागज संभाल कर रख लेती हूँ। कल मैं मुखिया जी के पास जाकर इस कागज को दिखाऊंगी। ठीक है मीना भाभी, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद विक्रम वहां से सीधा गांव के मुखिया जी के पास गया और वहां जाकर उसने कुछ देर मुखिया जी से बात की और उसके बाद अपने घर चला गया। अगले दिन मीना गांव के मुखिया के पास पहुंची तो वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि विक्रम ने मुखिया को भी अपने साथ मिला लिया है। मुखिया जी, ये कागज देखकर बताइए, इस कागज पर क्या लिखा है? मीना, इस कागज पर लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है, वह खेत विक्रम का है।
मुखिया जी की बात सुनकर मीना बड़े उदास मन से कागज लेकर वापस घर आ गई और आंखों में आंसू भरे हुए उसने अपनी मेहनत वाले कुएं की जमीन को विक्रम के हवाले कर दिया। विक्रम खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, मैंने देखा गीता, मैंने कितनी आसानी से अपनी भाभी को मूर्ख बनाकर उनकी जमीन को अपने कब्जे में कर लिया। अब देखो मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। इसे कहते हैं दिमाग की होशियारी। ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझो, इसे दिमाग की होशियारी नहीं, इसे बेईमानी कहते हैं। गीता, मेरे बारे में कुछ भी कहने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जो तुमने ये चमचमाती साड़ी पहन रखी है ना, और होठों में लाली लगा रखी है, वह सब इसी पैसे की वजह से है। अगर मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल न करता तो आज हमारी हालत भी बड़े भैया भाभी जैसी होती। सुनो गांव वालों, आप लोगों की पानी की समस्या विक्रम भैया ने खत्म कर दी है। अब जिसको भी जितना पानी चाहिए वह विक्रम भैया के कुएं से ले सकता है। पैसे दो और पानी लो। जल्दी ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि विक्रम पानी बेच रहा है। तब गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। मैंने सुना है विक्रम पानी बेच रहा है। अरे उसके पास इतना पानी कहाँ से आया? विक्रम अपने कुएं का पानी बेच रहा है। वह कहता है पैसे दो और पानी लो। अरे विक्रम के पास कौन सा कुआं आ गया? कहीं तुम उस कुएं की बात तो नहीं कर रहे जो मीना ने दिन रात मेहनत कर कर खोदा था? आप सही कह रहे हैं। उस कुएं को खोदने के चक्कर में हरिराम की तो मृत्यु तक हो गई। तब भी मीरा ने हिम्मत नहीं हारी और उस बेचारी ने महीने भर तक अकेले खट खट करके गड्ढा खोदा, खुद मट्टी ढोई, खुद पत्थर हटाई और तब जाकर पानी निकला। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उस कुएं का मालिक विक्रम कैसे बन गया। मुझे लगता है उसने जरूर कोई न कोई चक्कर चलाया होगा। गांव में होने वाली चर्चा जब जब मीना के कानों में पहुंचती तो उसे बहुत तकलीफ होती। वह सोचने लगती कि उसने जिस कुएं को खून पसीने से सींचा था, उस कुएं को खोदने के चक्कर में उसके पति की मृत्यु तक हो गई। और आज जब उस कुएं से पानी निकलना शुरू हुआ तो उससे कोई दूसरा दौलत कमाने का जरिया बना रहा है। पानी ले लो पानी, 20 रुपए में 30 लीटर पानी ले जाओ भैया। पैसा दो, पानी लो, वरना प्यासे रहो। गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे, मवेशी प्यासी निगाहों से देख रहे थे और लोगों की मजबूरी विक्रम की जेब भर रही थी। एक दिन मीना पानी लेने विक्रम के पास पहुंची। विक्रम भैया थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा, घर में आपका भतीजा पानी के लिए तड़फ रहा है। क्षमा कीजिए भाभी, मैं बिना पैसों के पानी नहीं दे सकता। आप पैसे दो और पानी लो। लेकिन भैया आप तो जानते हैं आपके भैया की मृत्यु के बाद अब गांव के लोगों के घर में मैं काम करके जैसे तैसे अपना और आपके भतीजे का पेट पाल रही हूँ। अब पानी के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अरे भाभी, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप यहाँ से हटिए और जब पैसे हो तब पानी लेने आना। विक्रम के पानी न देने पर मीना की निराशा और बढ़ गई। वह बुझे मन से अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी गर्मी और प्यास के कारण वह भी वहीं जमीन पर गिर गई और उसके वहीं प्राण पखेरु हो गए। गर्मी की मार ने धनीराम और मीना जैसे कितने लोगों के प्राण ले लिए और सोनू जैसे न जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया।